स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का क्लास आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 टॉप 30 क्वेश्चन का सीरीज में यूडी रोजगार आप सभी का स्वागत करता है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। जो न्यू स्टूडेंट हो उन्हें बता दूं, इस चैनल पे एसएससी का सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसमें सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न हैं। साथ ही सभी प्रश्न का ऑप्शन का बारीकता से डिटेल बाय डिटेल सॉल्यूशन कराया जाता है और आप सभी को समझाया जाता है। तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर कौन ले गया था? दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर कौन ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। क्या? नादिर शाह जो कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। अगर पूछे कि नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था तो ये अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान से रहने वाला था और दिल्ली से ये कब हीरा लूटा था? तो 1738 ईस्वी में इसने नादिर शाह ने दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटा था और लेकर कहाँ गया था? अफगानिस्तान। अगर प्रश्न पूछते कि नादिर शाह 1738 ईस्वी में दिल्ली से हीरा लूटा था पर किससे लूटा था, मतलब कौन सा मुगल शासक पर हमला करके उससे लूट लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह। क्या? अहमद शाह। अहमद शाह पे ये हमला किया था कौन? नादिर शाह। और 1738 ईस्वी में दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर अफगानिस्तान लेकर चला गया था। समझ गए? अगला प्रश्न है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या मीथेन है, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक है, यह मीथेन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है नाइट्रोजन से। क्या प्रश्न है? अगर पूछे वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा 78.08%। क्या? 78.08% वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित कला पाई जाती हैं? अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित कलाएं पाई जाती हैं? महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। क्या? बौद्ध धर्म से कलाकृतियां पाई जाती हैं किसमें? अजंता की गुफाएं में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, तात्या टोपे, संभाजी या नाना साहब? तो शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शाहजी भोसले। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था। अगर आप सभी से पूछ दे कि शिवाजी के माताजी का नाम क्या था? तो शिवाजी के माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। और जीजाबाई माताजी का नाम था और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अगर पूछ दे शिवाजी के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, मतलब शिवाजी का बेटा का नाम क्या था? तो संभाजी था। क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, संभाजी महाराज। और माताजी का नाम जीजाबाई, पिताजी संभाजी भोसले। समझ गए? अगला प्रश्न है, संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? संस्कृत के पुस्तक
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कपिल, महादेवी वर्मा। तो संस्कृत की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये प्रश्न पिछले एग्जाम की एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। आप लोग देख सकते हो कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न का लेवल था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद को माना जाता है। देख सकते हो इसी प्रकार से पिछले एग्जाम में प्रश्न आया था। अगर अभी तक जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। क्या? भारत एवं चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर आप सभी से पूछते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? डुरंड रेखा किन दो देशों के जोड़ती है? तो ये अफगानिस्तान, क्या? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को जोड़ती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है कौन? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा अगर आप सभी से पूछ दे डुरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है, उनकी लंबाई कितनी है? तो उनकी लंबाई 106 किलोमीटर है। क्या? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि जोड़ने वाली रेखा डुरंड रेखा है, उनकी लंबाई 106 किलोमीटर है। पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष होती है, मतलब सबसे कम आयु, मतलब न्यूनतम आयु बोले तो जॉब जब स्टार्ट करेगा तो 35 वर्ष इनका होना चाहिए, इसके आगे फिर जितना हो, पर 35 वर्ष से छोटा ना हो, मतलब न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा कर सकते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? किसने दिए थे पहले जो जान लेते हैं। किसने दिए थे करो या मरो का नारा? तो दिए थे कौन? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे कि करो या मरो की नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे, तो कब दिए थे? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 1942 ईस्वी को दिए थे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। पर कहाँ से दिए थे? तो ये बॉम्बे में एक बैठक चल रही थी। कहाँ? बॉम्बे में एक बैठक चल रही थी। उसी बैठक में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा दे दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो उसने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। मतलब पहला उपदेश उसने कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर जैन धर्म के किन से तीर्थकर थे? मतलब कि स्वामी महावीर जैन धर्म के जो स्वामी महावीर हैं वो जैन धर्म के कैमा स्थान का तीर्थकर थे? जो आप सभी से ये पूछ रहा है, 20वें या 24वें
या 22वें या फिर 26वें। तो स्वामी महावीर जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। क्या? 24वें तीर्थकर थे। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर जो कि कौन थे? स्वामी महावीर भी ही थे, और जो कि 24वें तीर्थकर थे। मतलब अंतिम भी तीर्थकर थे स्वामी महावीर ही, और 24 नंबर के तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेल होने वाला है, जो कि कहाँ होने वाला है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पेरिस में। कहाँ होने वाली है? पेरिस में। क्या? पेरिस। अगर आप सभी से पूछे कि पेरिस कौन सा देश का राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगर आप सभी से पूछ दे कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और जो कि 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुई? विक्रम संवत कब आरंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में ही। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी, आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। अगर पूछ दे कि हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है किस नदी पे बना है, तो किस नदी पे पूछे तो आप सभी को बता देना है महानदी पर। क्या? महानदी पर बना है कौन सा? हीराकुंड बांध, जो सबसे बड़ा लंबा बांध माना जाता है। अगर पूछ दे कि हीराकुंड बांध महानदी पर सबसे लंबी बांध बना है किस राज्य में, किस राज्य में पूछ दे तो आप सभी को बता देना है कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा अमृतसर में। क्या? अमृतसर में। अगर आप सभी से पूछ दे, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण कौन चढ़ाया था, या स्वर्ण का चादर कौन चढ़ाया था, कौन सा राजा? तो राइट आंसर होगा कौन? रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण की चादर चढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम की। असम की नृत्य कौन सी है? तो बिहू। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स, गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ प्रश्न है। लेखक के बारे में आप सभी को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लेखक। अगर आप लोग चाहोगे एक वीडियो में इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम, तो कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक खेल 2016, रियो ओलंपिक खेल 2016 में कुश्ती में पदक जीतने वाले भारतीय महिला कौन थे? कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक खेल में पदक जीती थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता पूछे आप सभी से कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1972 ईस्वी। क्या?
1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगर पूछे शिमला समझौता कौन कौन देशों के बीच हुआ है तो आप सभी को पता होगा, इंडिया एवं पाकिस्तान। इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता 1972 में। अगर पूछे इंडिया जो शिमला समझौता हुआ था उस समय इंडिया का मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगर आप सभी से पूछे कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था तो राष्ट्रपति अली भुट्टो था। क्या? अली भुट्टो था। पाकिस्तान का राष्ट्रपति अली भुट्टो था और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच जो कि समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। क्या? अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कब दिया गया है, कब दिया गया है तो बता दीजिएगा 1998 ईस्वी में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो 1998 में अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा क्या? पेरिस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समतल कोण का पूरक होता है। समतल कोण का पूरक क्या होता है? समान, असमान, कभी समान कभी असमान या 90 डिग्री से। तो समान कोण का पूरक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा समान कोण का पूरक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आप सभी से पूछे तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। अगर नाभिकीय विखंडन पूछे तो परमाणु पर क्या? परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन। अगर आप सभी से पूछे हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत तो नाभिकीय संलयन। समझ गए? अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? धारा की उपस्थिति, धारा की बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा। तो गैल्वेनोमीटर से हम तीनों चीज को मापन कर सकते हैं। क्या चीज का? धारा की उपस्थिति, धारा की बहने की दिशा और कम परिमाण की धारा। किससे माप सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होता है? किस विटामिन में धातु होता है? राइट आंसर होगा विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में क्या होता है? धातु होता है। ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न है, बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? यहाँ समझने वाली प्रश्न है। बादल की जो रात होती है वो साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि बादल के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। क्या? जब बादल रहेगा तो पृथ्वी का जो ऊष्मा निकलता है वो विकिरण नहीं होगा, इसी के कारण बादलों की रात साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, क्यों? पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि पानी का जो उछाल बल होता है इसका भार को कम कर देती है। पानी का उछाल भार, जब आप किसी बड़ा डब्बे में या तालाब से एक बाल्टी पानी डुबाकर ऊपर निकालते हो तो हल्का प्रतीत इसलिए होता है कि जब अंदर में जो उछाल होता है वह बाल्टी को ऊपर ढकेल देता है, इसी के कारण भार कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है, क्यों? देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कंबल में जब हम ये बर्फ की सिल्ली को कंबल में लपेट देंगे तो ये जल्दी नहीं पिघलेगी, क्यों? तो इसका मुख्य कारण है क्या? मुख्य कारण ये है कि कंबल बर्फ को बाहरी हवा से लगन
रोक देती है, लगना रोक देती है। मतलब जब बर्फ़ की सिल्ली को हम कंबल से ढक देंगे तो बाहर वाली जो वातावरण की हवा होगा वो बर्फ़ में मतलब क्या संपर्क में नहीं आएगा, वो चादर से ही संपर्क में आएगा, इसलिए बर्फ़ कम पिघलेगी। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का आवर्तनांक गुणांक निर्भर करता है? किसी पदार्थ का आवर्तनांक गुणांक निर्भर किस पर करता है, जो आप सभी को बताना होगा। क्या पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर या फिर सभी पर? तो किसी पदार्थ के आवर्तनांक गुणांक सभी पर निर्भर करती है। क्या पदार्थ की प्रकृति कैसी है जो देखी जाती है, ताप क्या है जो देखा जाता है, और प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या है जो भी देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का अणु है। सल्फर डाइऑक्साइड का अणु पूछ रहा है, मतलब इसका सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में होता है? कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में होता है? राइट आंसर होगा 8 अक्षरों में संभावित है, इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह, यहाँ पे उपवाह है, उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो राइट आंसर होगा शनि ग्रह का। शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, गोली दागने के बाद तोप, यहाँ तोप है, तोप पीछे की ओर धक्का देती है, धक्का मारने का कारण क्या है? जब गोली दागा जाता है गोला तो तोप पीछे की ओर धक्का देता है, इसका मुख्य रीजन क्या है? आप सभी को बताना है। ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैस के द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, न्यूटन का तीसरा लॉ या न्यूटन का दूसरा लॉ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और सामनार्थी, उसी को सामनार्थी शब्द कहते हैं, तो सामनार्थी शब्द और विपर्यार्थक शब्द, अगर आप सभी को चाहिए, उल्टा शब्द जिसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो में सारा चाहिए, मतलब एक वीडियो में विलोम शब्द, एक वीडियो में सामनार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, एक वीडियो अलग से बना देने के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो आप सभी के लिए एक वीडियो में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाकर दे दूंगा और पढ़ा दूंगा। तो आप लोग भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि SSGD का प्योर अभी इस चैनल पे आप सभी को पूर्ण रूप से तैयारी करवाया जा रहा है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। सभी को जय हिंद।